नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है ड्रेनेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, जो राइट आंसर है वो आपको चूज करना है। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक लोकेटेड। वुलर लेक जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इसके ऑप्शन पहले हम देखते हैं। ए है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब एंड डी है जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कहाँ लोकेटेड है उसके पहले हम कुछ जान लेते हैं। वुलर लेक जो है वो इंडिया की मोस्ट स्वीट वाटर लेक है। इसके अलावा ये जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनी हुई नेचुरल लेक है। तो बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो वुलर लेक है वो स्वीट वाटर वाली नेचुरल लेक है और स्वीट वाटर वाली लेक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पक्का कर लेना है। अब ये स्थित कहाँ है ये हम जान लेते हैं। ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा वुलर लेक, यहाँ सिचुएटेड है। तो वुलर लेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं, द रिवर नर्मदा हैज़ इट सोर्स एट। नर्मदा रिवर का सोर्स कहाँ से है वो हम देखते हैं। ऑप्शन पहले ए है सतपुड़ा, बी ब्रह्मगिरी, सी अमरकंटक एंड डी है स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर ये है बच्चों कि जो नर्मदा रिवर है वो नियर ऑफ अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल के पास इसका सोर्स है। नर्मदा रिवर का सोर्स जो है वो अमरकंटक हिल के पास से है। ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ है अमरकंटक हिल, या इसके पास से ये इसका सोर्स निकला है, ये हमारी नर्मदा रिवर है। तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक हिल है, उसके पास से इसका सोर्स है, इसका उद्गम स्थल है। तो ये हमारी नर्मदा रिवर हो गई। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है अमरकंटक, ये राइट आंसर है। चलिए बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर वाली लेक कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं पहले। ए है सांभर, बी डल, सी वुलर। वुलर के बारे में अभी हमने पहले ही देख लिया कि वो मीठे पानी वाली स्वीट वाटर वाली लेक है। नेक्स्ट है डी गोविंद सागर। तो बच्चों, जो सांभर है, सांभर को हम सांभर से ही कनेक्ट कर लेते हैं। सांभर होता है सॉल्टी, तो जो हमारी सांभर लेक है वो हुई सॉल्ट वाटर वाली लेक। तो इसी से आप इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सांभर जो है वो सॉल्ट वाटर वाली लेक है। सांभर सिचुएटेड कहाँ है, ये रहा हमारा राजस्थान में सांभर लेक जो है वो है सिचुएटेड। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अब देखिए बच्चों, इसमें ध्यान देना है, पेनिनसुलर रिवर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले। ए है नर्मदा, बी कृष्णा, सी है गोदावरी, डी है महानदी। तो पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लेंथ जो है वो अबाउट 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो गोदावरी है कहाँ, ये देखिए, ये हमारी गोदावरी रिवर है ये। और पेनिनसुलर इंडिया का पोर्शन ये हमारा आता है, ये पोर्शन आता है हमारा पेनिनसुलर इंडिया का। ये पूरा पोर्शन जो है ये हमारा आता है पेनिनसुलर इंडिया का, यहाँ तक कि श्रीलंका भी जो है वो उसी में। ये जो पूरा पोर्शन हमारा है ये पेनिनसुलर इंडिया का पोर्शन है। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है हमारी गोदावरी। ये रही गोदावरी रिवर। नेक्स्ट हम आते हैं, विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से फ्लो करने वाली रिवर का नाम बताना है। तो रिफ्ट वैली पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्ट वैली है क्या। बच्चों, जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती हैं, जब उन पे कोई दबाव पड़ता है या खिंचाव पड़ता है तो क्या होता है, ये टूट जाती हैं या अपनी जगह से खिसक जाती हैं, जिसकी वजह से एक लाइनर शेप बन जाता है इसमें, जिसे कि कहते हैं रिफ्ट वैली। तो ऑप्शन देखते हैं पहले इसमें कि ऑप्शन जो हैं वो हमारे क्या हैं।
ऑप्शन ए है महानदी, बी है तुंगभद्रा, सी कृष्णा एंड डी है तापी। तो जो लाइनर शेप ये बन जाता है, इससे फ्लो करने वाली रिवर हमारी है तापी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, तापी, जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आंसर देना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय अ वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। वाटर डिवाइड किसे कहते हैं, एग्जांपल के साथ बताना है। तो वाटर डिवाइड बच्चों किसे कहते हैं, आइए आंसर देखते हैं। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड separates two drainage basins, such an upland is known as a water divide। कोई भी एलिवेटेड एरिया या फिर कोई अपलैंड जो कि 2 ड्रेनेज बेसिन्स को एक दूसरे से सेपरेट करता हो, उसे कहते हैं वाटर डिवाइड। ये कोई अपलैंड भी हो सकता है, ये कोई माउंटेन भी हो सकता है। जैसे 2 नदियाँ बह रही हैं, अब वो 2 नदियाँ अलग अलग कैसे हैं, वो कोई वाटर डिवाइड है जो कि कोई एलिवेटेड एरिया है या फिर कोई अपलैंड है। जैसे ये देखिए, ये 2 नदियाँ हैं, एक रिवर ये हो गई, एक रिवर ये हो गई, इसका ये बीच का पोर्शन है। ये एक रिवर ये हमारी है, एक ये है, 2 रिवर्स ये हमारी हो गई। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो कोई अपलैंड होगा या कोई माउंटेन होगा जो इन दोनों को सेपरेट करेगा, उसे हम कहेंगे वाटर डिवाइड। ये कोई अपलैंड है या कोई एलिवेटेड एरिया है, ऊंचा एरिया है, या फिर कोई ऊंची भूमि है, वो कोई माउंटेन भी हो सकता है। तो वो जो इन दोनों को 2 रिवर्स को जो डिवाइड कर रहा है, 2 रिवर बेसिन्स को जो डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उसे कहते हैं वाटर डिवाइड। अब अम्बाला इज़ अ वाटर डिवाइड बिटवीन सिंधु एंड गंगा। सिंधु एंड गंगा के बीच का एक जो अम्बाला है वो वाटर डिवाइड है। अम्बाला एक वाटर डिवाइड है जो कि सिंधु और गंगा के बीच में है। ये जैसे मान लीजिए ये आपकी सिंधु हो गई, ये गंगा हो गई, इन दोनों के बीच का, तो ये अम्बाला। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट रिवर बेसिन गंगा है। तो गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। गंगा जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन इसमें है हमारा, वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। इंडस और गंगा की ओरिजिन पूछा है। तो इंडस जिसे कि सिंधु भी कहते हैं, उसकी ओरिजिन कहाँ है, उसकी ओरिजिन है तिब्बत में नियर मानसरोवर लेक। इंडस की जो ओरिजिन है वो तिब्बत में है, नियर ऑफ मानसरोवर लेक। वही हम गंगा की ओरिजिन देखते हैं, ओरिजिन ऑफ द रिवर गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड या उत्तरांचल कह सकते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर है गंगा की ओरिजिन। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, नेम द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फ्रॉम द गंगा। गंगा की 2 मेन हेड स्ट्रीम के नाम बताने हैं और वो गंगा से कहाँ मिलती हैं। तो गंगा की 2 मेन हेड स्ट्रीम के नाम हैं, वो हैं अलकनंदा एंड भागीरथी। नेम द 2 हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा। फर्स्ट है अलकनंदा, सेकंड है भागीरथी। अब ये दोनों गंगा से मिलते कहाँ हैं, ये दोनों देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड, देवप्रयाग में ये दोनों गंगा से मिलते हैं। देवप्रयाग में गंगा से अलकनंदा और भागीरथी जो कि गंगा की मेन हेड स्ट्रीम है, वो दोनों मिलते हैं गंगा एट देवप्रयाग। दे मीट फ्रॉम गंगा एट देवप्रयाग। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत में एक लंबी नदी है, उसके बावजूद वहाँ पे इसमें कम सिल्ट क्यों पाए जाते हैं। आइए आंसर देखते हैं पहले। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। तिब्बत का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड और ड्राई है। वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड और ड्राई होने की वजह से वहाँ बारिश कम होती है। बारिश कम होने की वजह से वहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसमें वाटर जो है वो कम होता है। कम वाटर होता है, इस वजह से उसका फ्लो भी कम होता है और उसमें सिल्ट भी कम पाया जाता है। कम वाटर की वजह से फ्लो कम और सिल्ट भी कम पाया जाता है। वही रिवर जब इंडिया में आती है तो इंडिया में ज़्यादा बारिश की वजह से उसमें वाटर भी ज़्यादा होता है और इसके अलावा सिल्ट भी इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। इंडिया में हाई रेनफॉल है। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। ज़्यादा मात्रा में इसमें यहाँ पे वाटर भी होता है और सिल्ट भी इसी वजह से यह इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में
ब्रह्मपुत्रा में सिल्ट और वाटर दोनों ज़्यादा पाया जाता है, और तिब्बत में वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड एंड ड्राई है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है, और कम बारिश की वजह से इसमें वाटर कम होता है, और सिल्ट भी वहाँ पे इसी वजह से वहाँ पे सिल्ट जो है उसमें कम पाया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा है विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू अ ट्रफ। थ्रू अ ट्रफ फ्लो करने वाली दो पेनिनसुलर रिवर्स के नाम बताने हैं। तो दो पेनिनसुलर रिवर्स जो थ्रू अ ट्रफ फ्लो करती हैं, फर्स्ट है नर्मदा एंड सेकंड है तापी। अभी हमने पहले के क्वेश्चन में देखा रिफ्ट वैली से फ्लो करने वाली तापी, तो रिफ्ट वैली या थ्रू अ ट्रफ सेम क्वेश्चन है, या फिर हिंदी में आएगा गर्त से बहने वाली नदियाँ, ये सेम है। तो इसमें हम लिखेंगे नर्मदा एंड तापी। थ्रू अ ट्रफ फ्लो करने वाली दो पेनिनसुलर रिवर्स हमारी है नर्मदा एंड तापी। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। रिवर्स एंड लेक्स के बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स पूछा है। तो बच्चों इसमें से काफ़ी कुछ तो आपको आइडिया होगा ही। जो रिवर्स हैं वो हमेशा से ही मानव को आकर्षित करती रही हैं। मानव को ह्यूमन हिस्ट्री में रिवर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व हमेशा से रहा है। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए वाटर ऑफ रिवर्स जो है, नदियों का जो जल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। उससे इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। बहुत सारे इंसान के काम हैं जो कि नदियों के जल से पूरे होते हैं। वो चाहे नदियों का जल डायरेक्ट हम नदी से लें या फिर हमारे घरों में जो आता है वो भी उन्हीं से आता है। तो बहुत सारे मानव क्रियाकलापों के लिए नदियों का जो जल है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं आंसर देखते हैं, रिवर हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं, देयर फॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। बहुत पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से ही हमने देखा है कि रिवर बैंक्स, नदियों के जो किनारे हैं वो लोगों को रहने के लिए अट्रैक्ट करते रहे हैं। वहाँ पानी है, वहाँ खेती अच्छी हो सकती है। तो धीरे धीरे लोग पहले वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे बसना शुरू किया कुछ लोगों ने। उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा है। वो रिवर बैंक्स जो थे उन्होंने उन्हें अट्रैक्ट किया। वहाँ पे खेती अच्छी होती थी, जिसके लिए धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ बसने लगे, जिन्होंने एक बिग सिटी का रूप ले लिया। पहले वहाँ कम लोग बसते थे, ज़्यादा लोगों के बसने की वजह से बड़े शहर का रूप ले लिया। द सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़। अब वो बिग सिटीज़ में चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन। अब देखिए रिवर एंड लेक्स जो हैं तो ये इरिगेशन के लिए इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर हमारी इकोनॉमी का 67% जो है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। एग्रीकल्चर वो चाहे हमारे स्टेपल क्रॉप्स हों या फिर रॉ मटेरियल्स उससे हमें मिलते हों, रॉ क्रॉप्स हमें उससे मिलती हों, वो उस पे हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जो भी हमारे कंट्री के जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी काम धंधे हैं, वो उसी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, वहाँ अच्छी खेती की ज़रूरत है, अच्छे कृषि की ज़रूरत है, अच्छे एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, जिसके लिए कि सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इन्हीं रिवर और लेक्स के ज़रिए ही होता है। रिवर्स के ज़रिए खेतों की सिंचाई होती है। तो उससे हम क्या देखते हैं कि उससे कृषि अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं कि उसे लोग बेचते हैं, उससे बहुत सारे काम शुरू किए जाते हैं, बहुत सारे कामों में वो उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, नेविगेशन जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, यहाँ पर नेविगेशन लोग वहाँ इन जगहों पे ये जगहें जो हैं रिवर्स और लेक्स जो हैं वो टूरिज़्म को बढ़ावा देती हैं, टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती हैं। लोग आते हैं वहाँ पर और वहाँ पे जिससे नेविगेशन को बढ़ावा मिलता है। ये भी लोगों की जीविका का एक स्रोत है। लोगों को इससे भी बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। लोग वहाँ आते हैं, टूरिस्ट बन के आते हैं, घूमते हैं और नेविगेशन को उससे बढ़ावा मिलता है। उसके अलावा ये जो लेक्स और रिवर्स हैं, इनके आसपास बहुत सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि वहाँ आसपास जो भी शॉप्स हैं उन लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रो पावर जनरेशन अगर हम देखते हैं तो हमारे बहुत सारे उद्योग धंधे, हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो
कहाँ से आती है, वो इन्हीं रिवर से ही जनरेट की जाती है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। तो इस तरह से नदियाँ हैं और रिवर्स एंड लेक्स जो हैं, ये इनसे बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो कि हमेशा से हमें मिलते आ रहे हैं और आज भी मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। तो इनसे होने वाले बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, नेविगेशन, इरिगेशन, हाइड्रो जनरेशन, ये सारे इनसे होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या, ये देखते हैं। बिलो आर गिवन नेम्स ऑफ अ फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर 2 कैटेगरीज, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि नीचे कुछ लेक्स के नाम दिए हुए हैं, इन्हें कैटेगराइज करना है ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल। कौन सी ऐसी है लेक जो कि नेचुरल है और कौन सी है मानव निर्मित या कृत्रिम लेक है, तो वो इन्हें ग्रुप्ड करना है, कैटेगराइज करना है। तो इसे अभी हम आप डिवाइड कर लीजिएगा सेंटर लाइन दे के, और 2 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर लीजिएगा, 1 साइड नेचुरल एंड 1 साइड आपकी ह्यूमन बीइंग। तो आप इस तरह से डिवाइड करिएगा। मैं अभी नेचुरल को एन से शो कर रही हूँ, ह्यूमन बीइंग जो है उन्हें एच से शो कर रही हूँ। तो जो हमारी कृत्रिम नदियाँ होंगी उन्हें हम शो करेंगे ह्यूमन बीइंग, और जो नेचुरल हैं, नेचुरली हैं, उन्हें हम एन से शो करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि कौन सी रिवर जो है वो ह्यूमन बीइंग है और कौन सी नेचुरल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है ए वुलर। वुलर जो है वो हमारी नेचुरल लेक है जो कि है कश्मीर में। नेक्स्ट है डल, ये भी कश्मीर में, ये नेचुरल है। नेक्स्ट हम आते हैं नैनीताल, ये भी नेचुरल है। उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड नेचुरल रिवर। फिर हम आते हैं गोविंद सागर राजस्थान, ये आपकी कृत्रिम रिवर है जो कि बनाई गई है। तो ये गोविंद सागर जो है इसे हम एच से शो करते हैं। नेक्स्ट है लोकटक। लोकटक को हम शो करेंगे एन, ये नेचुरल है। आगे है बारापानी, इसे भी हम एन से शो करते हैं। नेक्स्ट है चिल्का। चिल्का जो कि मीठे पानी वाली झील है, इसे उड़ीसा, इसे हम शो करेंगे एन से। नेक्स्ट है सांभर जो कि राजस्थान में है, सॉल्ट वाटर वाली लेक, अभी हमने इसे पढ़ा है, तो इसे हम शो करेंगे एन से, ये भी नेचुरल लेक है। इसके बाद आते हैं राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो है वो बनाई हुई है, वो कृत्रिम लेक है हमारी, तो इसे हम शो करेंगे एच से। नेक्स्ट हम आते हैं निजाम सागर हैदराबाद, ये भी कृत्रिम है, ये मैनमेड है, तो इसे हम एच से शो करते हैं। नेक्स्ट है पुलिकट। पुलिकट तमिलनाडु, जिसे कि हम शो करेंगे एन से। नेक्स्ट है नागार्जुन आंध्र प्रदेश, ये है एच। एंड इसके बाद लास्ट हीराकुंड उड़ीसा, जो कि इसे भी हम एच से शो करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको इन्हें कैटेगराइज कर देना है, सेंटर में लाइन देके कौन सी कृत्रिम रिवर्स हैं और कौन सी नेचुरल हैं वो आपको लिखना है, वो आपको उस तरह से ग्रुप्ड करके लिखना है, कैटेगराइज करके लिखना है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। अब क्या है कि इसको बताने के लिए पहले हम सेंटर से लाइन देंगे, फिर उसके 1 साइड पे हम लिखेंगे हिमालयन रिवर्स एंड अदर साइड पे होगा पेनिनसुलर रिवर्स, फिर इनमें हम डिफरेंस बताएंगे। तो फर्स्ट है हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स जो होती हैं ये पेरिनियल रिवर्स होती हैं जो कि वर्ष भर फ्लो करती हैं, वर्ष भर ये बहती हैं। आगे हम देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं। सीजनल होती हैं मतलब जब बारिश का पानी आता है तब इनमें पानी आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयन रेंज एंड फ्लो थ्रू आउट द ईयर। हिमालयन रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, हिमालयन रेंज से ओरिजिनेट होती हैं और उनमें पानी हमेशा रहता है, तो वर्ष भर वो फ्लो करती हैं। आगे हम देखते हैं अराइज फ्रॉम वेस्टर्न घाट। पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं वेस्टर्न घाट से, और इनमें जो वाटर ये रिसीव करती हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर पीरियड पे ही वाटर ये रिसीव करती हैं। अराइज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, जब बारिश का समय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा जो कि काफ़ी उपजाऊ होते हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं कुछ तो डेल्टा बनाती हैं, बाकी सारी जो होती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज जो होती हैं वो उपजाऊ नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स जो हैं बेडरॉक्स इनके सॉफ्ट होते हैं, सेडिमेंट्री एंड इजली इरोडेबल होते हैं।
जो हिमालयन रिवर्स हैं उनके बेडरॉक्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं और सेडिमेंट्री जो हैं वो इसलिए इरोडेबल होते हैं, वो सॉफ्ट हैं, हल्के हैं, तो आसानी से इरोडेबल हैं, आसानी से वो बहाव के साथ जा सकते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं बेडरॉक्स हार्ड हैं तो वो रेजिस्टेंट हैं एंड नॉट इजली इरोडेबल, आसानी से वो इरोडेबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेड बाय स्नो एंड रेन। हिमालयन रिवर्स जो हैं वो फेड बाय स्नो एंड रेन्स हैं और पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो फेड बाय रेन्स हैं। केवल बारिश से ही बारिश से ही फ्लो करती हैं, बारिश का ही पानी बारिश से ही भरती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स जो हैं वो वी शेप्ड वैली बनाते हैं। हिमालयन रिवर्स जो हैं वी शेप्ड वैली बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स जो होते हैं वो यू शेप्ड वैली बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स नदर्न प्लेस। हिमालयन रिवर्स जो हैं उनकी हिमालयन रिवर्स जो हैं वो नदर्न प्लेन्स को उपजाऊ बनाती हैं, नदर्न प्लेन्स पे फ्लो करती हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो डेक्कन प्लेट्यू पे वो फ्लो करती हैं, वो डेक्कन प्लेट्यू की ओर बहती हैं। तो ये डिफरेंस है जो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए इसमें करना क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कंपेयर करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेंटर में लाइन देंगे और लाइन के वन साइड पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड अदर साइड पे हम लिखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है मेनी बिग रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें बहुत सारी बड़ी नदियाँ आती हैं, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। आगे हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखते हैं, इनकी सिर्फ 2 ही बड़ी नदियाँ, बाकी नदियाँ इनकी छोटी हैं। तो बड़ी नदियाँ कौन सी, नर्मदा और तापी। नर्मदा, तापी वेस्ट फ्लोइंग की 2 बड़ी रिवर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है 2 बिग रिवर्स ऑफ वेस्ट फ्लोइंग तो आप उसमें नर्मदा एंड तापी लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वहीं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं वो अरेबियन सी में फॉल करती हैं। फॉल्स इनटू अरेबियन सी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉल्स इनटू अरेबियन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्ड अ डेल्टा। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं। आगे हम क्या देखते हैं, कैरियर लॉट ऑफ सेडिमेंट्स। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को जो कि अपने साथ बहुत कम सेडिमेंट्स लाती हैं, टेक्स वेरी फ्यू सेडिमेंट्स, उनके साथ बहुत कम सेडिमेंट्स आते हैं। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है या फिर नदियों का क्या महत्व है। बच्चों, नदियाँ जो हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व रहा है एंशिएंट टाइम से ही, मनुष्यों के लिए नहीं, हमारे फ्लोरा फाउना इन सभी के लिए नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। ह्यूमन अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पूछें तो वो भी बहुत ज़्यादा रहा है। इंसान की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि पूरी होती हैं नदियों के जल से ही। नदियों का जो जल है, वाटर ऑफ रिवर्स जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए। अब देखिए हमने देखा है कि एंशिएंट टाइम से ही जो नदियां हैं, नदियों के जो तट हैं, नदियों के जो किनारे हैं, वहाँ पर लोग बहुत पुराने टाइम से ही वहाँ पर लोगों ने बसना आरंभ कर दिया। सबसे पहले लोग घनी जो आबादी, जो ज़्यादा पॉपुलेशन बसना शुरू हुई वो नदियों के आसपास ही। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट, उसके अलावा वहाँ पे एग्रीकल्चर, खेती अच्छे से हो जाती थी जिससे लोगों को अच्छे से उनका भोजन मिल जाता था। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे लोग वहाँ पे नदियों के जो आसपास के एरिया होता है वहाँ लोगों का बसना बहुत ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे लोग आके रहने लगे, जिससे कि जो वहाँ पे उसके आसपास का जो एरिया था उसने एक बिग सिटी का रूप ले लिया। अब ये नदियाँ जो हैं वो किस तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के या फिर नदियों का जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो क्या है, तो सबसे पहले इसमें हम आते हैं इरिगेशन। क्योंकि इरिगेशन क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले इरिगेशन इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 67% जो है वो एग्रीकल्चर से ही आता है।
अब हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इसी से जुड़े हुए कार्यों में लगे हैं। जैसे केवल खेती करना ही नहीं होता है, इसके इक्विपमेंट्स होते हैं खेती के लिए, ये सामान जहाँ जाके बिकते हैं, फिर जो रॉ क्रॉप्स होती हैं, फिर उनसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बसती हैं। तो धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर जो है इन जगहों पे ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ और इसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए। एग्रीकल्चर की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ का 67% जो है हमारी आय का, अर्थव्यवस्था का, वो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो वो चाहे केवल उपज, वो हमारी बस स्टेबल क्रॉप्स नहीं है, उसके अलावा जो हमारी ट्रेड क्रॉप्स हैं, ट्रेडिंग क्रॉप्स हैं, वो सारी इसमें आती हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, इसके बाद नेविगेशन देखें तो जो रिवर्स हैं, ये नेविगेशन रिवर्स जो हैं ये लोगों को टूरिज़्म के लिए अट्रैक्ट करती हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती हैं। रिवर्स जो होती हैं यहाँ पे लोग आते हैं, इसके आसपास जो शॉप्स लगी होती हैं वहाँ से सामान खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। उसके अलावा नेविगेशन है, लोग आते हैं, घूमते हैं। और इंडिया जहाँ जिसका कि मोस्ट जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो वाटरवे से ही होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नदियाँ जो हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के लिए नदियाँ जो हैं उनकी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमने देख लिया, नेविगेशन देख लिया, इरिगेशन देख लिया। इसके बाद एक और बहुत मेन पॉइंट है हाइड्रो पावर जनरेट करना। तो जो नदियाँ हैं इनमें ही बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं जिनसे कि पावर जो है वो जनरेट होती है। हमारी डेली नीड्स हैं और उसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे ऑफिस हैं, हॉस्पिटल, इन सभी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बहुत ज़्यादा। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वो जनरेट होती है इन्हीं रिवर से। तो इसकी वजह से भी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो सुधरती है, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से नदियाँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि नदियाँ जो है उनके बहुत सारे बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं मनुष्यों के लिए। आइए अब इसका आंसर देखते हैं। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। Water from rivers is a basic natural resource essential for various human activities. Therefore, riverbanks have attracted settlers from ancient time. These settlements have now become big cities. जैसा कि अभी मैंने बताया कि पहले लोगों ने नदियों के किनारे रहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वहाँ लोग बढ़ते गए और फिर उसने एक बड़े शहर का रूप ले लिया। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो इन रिवर्स के जरिए हमें मिलते हैं। आई होप कि ये आंसर जो है आपका क्लियर हो गया होगा। बच्चों, आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।